बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और आने वाले एक दो दिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होंगे इंशाल्लाह, जो वाकई सीरियस हैं, संजीदा हैं अंग्रेज़ी पढ़ने में। आज के टॉपिक में और आपसे एक दो दिन मज़ीद जो एक दो लेसन्स होंगे उसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बुनियादी तौर पे आज हमने सीखना है कि कहाँ पे हमने ए इस्तेमाल करना है, कहाँ पे एन इस्तेमाल करना है और कहाँ पे दी इस्तेमाल करना है। आप यकीनन ये बचपन से देखते आ रहे होंगे। ज़ाहिर है ये लेसन बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है और किसी भी लेवल के ना लोगों के लिए ये कारआमद हो सकता है। और ख़ास तौर पे चंद एक बातें जो ज़ाहिर है रेपिटेशन होगी, हम वही दोहराएंगे जो कि हम पहले कर चुके हैं और आप लोगों ने भी यकीनन पढ़ी होंगी। लेकिन कुछ बातें इवन कि आज के लेसन में भी कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको ज़रा गौर से सुननी चाहिए। कुछ ऐसे रूल्स हैं गो कि आज तो थोड़े से ही होंगे, लेकिन कल वो हम इस बारे में इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, आज भी और कल भी, कि जिसमें जो रूल्स ऐसे रूल्स हैं कि जो आपने पहले शायद नहीं सुने होंगे या उन पर तवज्जो नहीं दी होगी। तो होता क्या है कि मैंने ये देखा कि हम में से अक्सर दी का इस्तेमाल गलत करते हैं। ख़ास तौर पे ए एन तो चलें गुजारा हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन दी का इस्तेमाल हम में से ज़्यादातर लोग गलत करते हैं। इसलिए अगर आप इन दो तीन लेसन को, आज का लेसन शामिल करके, अगर आप इन दो तीन लेसन को अच्छे तरीके से बार बार देख लेते हैं और ख़ुद अपने तौर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप ये गलती नहीं करेंगे और अब बहुत एडवांस लेवल की आप इंग्लिश लिखने में आपको यकीनन ये हेल्प करेगा। तो हमने कैसे इस्तेमाल करना है ए एन और दी, इस बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि हम डेफिनेशन से चलते हैं। जो ए और एन एंड दी, ये सारे के सारे तीनों वर्ड्स मिलके आर्टिकल्स कहलाते हैं। ए और एन उसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जबकि दी THE है वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। इनमें फ़र्क क्या होगा? बुनियादी तौर पे इनडेफिनेट का मतलब ये है कि कोई भी आम चीज़, जगह, शख्स या चीज़ का नाम, उससे पहले हम ए और एन लगते हैं। कोई भी आम बिल्कुल इनडेफिनेट है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। लेकिन दी का इस्तेमाल जो है वो एक ख़ास चीज़, ख़ास शख्स या ख़ास जगह के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम कुछ मिसालें देख लेते हैं इसी उसूल का मद्देनज़र रखते हुए। जो हमने अभी डेफिनेशन बताई उसी के हवाले से हम बात करते हुए देखते हैं कि क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आपको ये मालूम होना चाहिए, बल्कि ये आप लोगों का यकीनन ये मालूम होगा कि ए और एन सिंगुलर, वाहिद, काउंटेबल, जिनको आप गिन सकें, 1 2 3 4 5, जिन नाउन्स को आप गिन सकें उनसे पहले ए या एन इस्तेमाल होता है, राइट। जिन सिंगुलर नाउन को, सिंगुलर वाहिद होगा, वाहिद नाउन को जिनको आप गिन सकें उनसे पहले ए या एन इस्तेमाल होता है। मसलन मैंने यहां पे लिखा अ गर्ल, अ बॉय, अ शिप, अ ट्रेन, अ वुमेन, अ पेन। ठीक है जी। तो कहा यहां पे क्या हुआ? अ गर्ल का मतलब है एनी गर्ल, वो कोई भी हो सकती है, दुनिया की किसी भी गर्ल के बारे में हम उसको, यानी कि ख़ास मखसूस किसी लड़की के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया की किसी भी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पे अ गर्ल होगा जब हम फिक्स नहीं कर रहे, किसी के बारे में ख़ास नहीं कर रहे कि फ़लाँ के बारे में बात हो रही है। इसी तरीके से अ बॉय और एनी बॉय, राइट। अ शिप, किसी एक शिप के मुतालिक, या एनी शिप, ये इन दोनों का एक ही मतलब है। अ ट्रेन और एनी ट्रेन, अ वुमेन और एनी वुमेन, अ पेन और एनी पेन। तो आप राइट साइड पे, इस टेबल की राइट साइड पे आप देखिए, एन एप्पल और एनी एप्पल वी टॉकिंग अबाउट, एन एग और एनी एग, एन एनवेलप, एन अंकल, एन आंट, एन ऑरेंज। ये तो सादा सी मिसालें थी। उम्मीद है ये आप ने आज आपकी सिर्फ यकीन दोहराई हुई होगी, लेकिन ये है कि बहरहाल हम धीरे धीरे मुश्किल मिसालों की तरफ भी जाएंगे जो आपने शायद ना सुनी हो।
अब यहाँ पे देखिए कि हमने शायद पहले भी इस बारे में बात की है कि कुछ स्पेशल केसेस होते हैं ए और एन के इस्तेमाल करने के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए जो है, सॉरी, ए वहां पे इस्तेमाल होता है जो किसी भी नाउन से पहले उस वक्त इस्तेमाल होता है जब वो सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा, यानी कि हम उसको गिन सकते होंगे। सिंगुलर होगा, इसमें वाहिद होगा और उसको गिन सकते होंगे, और उसकी जो पहला लेटर है, जो उस नाउन का पहला लेटर है, वो कॉन्सोनेंट साउंड देता होगा। जैसे कि हमने पिछली मिसाल में देखा, यहाँ पे लेफ्ट पे जितनी भी मिसालें हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रही हैं। ए के बाद बी है, गर्ल है, जी है, एस है, ट्रेन है, डब्ल्यू है, पेन है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी गो के ए ई आई ओ यू वॉवल्स में से आता है, लेकिन ये है कि ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रही है ये लफ्ज़, इसलिए हमने उसको उससे पहले ए लगा दिया। अ यूनिफॉर्म, अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, अ यूरोपियन कंट्री। उसके अलावा आपने देखा होगा कि आपने जो छोटी उम्र के हैं, 20-25 साल से कम उम्र के हैं, शायद उन लोगों ने 1 रुपये का नोट ना देखा हो पाकिस्तान में, लेकिन यकीनन 1 रुपये का नोट होता था और उसकी काफ़ी वैल्यू होती थी। तो मैंने देखा, हमने ज़ाहिर है जो थोड़ी सी बड़ी उम्र के लोग हैं उन लोगों ने यकीनन उसको देखा और इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब 1 रुपी नोट देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ए के बाद वॉवल आ गया, ए ई आई ओ यू में से आया, लेकिन चूंकि उसकी साउंड डब्ल्यू की आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। मसलन यानी कि किस तरह बोलेंगे इसको, अ 1 रुपी नोट। और यहाँ पे ये तो खैर एक अलहदा रूल है जो यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं है, लेकिन चूंकि ये मिसाल हमारे सामने आ चुकी है, इसलिए देखिए कि अब 1 रुपी, 1 रुपी जो है वो एक ही चीज़ को हम बात कर रहे हैं, तो नोट के बारे में बात कर रहे हैं। अब 1 रुपी, 10 रुपी नोट, अब 5 रुपी नोट, अब 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, अब 1000 रुपी नोट और 5000 रुपी नोट, इस तरह हम बात कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी क्या हुआ, अब 1 रुपी नोट हमने यहाँ पे क्या लगाया, 1 रुपी या 10 रुपी या 5 रुपी और वट एवर रुपी, बीच में हमने हाइफन लगाया। इसी तरीके से अपने किसी काने आदमी को तो शायद देखा होगा, सुना है दज्जाल भी काना है, तो उसमें क्या है, एक आंख उसकी नहीं है, तो इसमें क्या है, अ 1 आइड मैन, एन 1 आइड मैन नहीं, अ 1 आइड मैन। तो इसी तरीके से राइट पे जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें क्या है कि बुनियादी तौर पे, जैसे कि मैंने आपको, वो जाहिर है ये रेपिटिशन हो जाएगी, लेकिन बहरहाल मैं दोहरा देता हूँ कि जो वॉवल की साउंड्स कहला देंगी, उनसे पहले किसी भी नाउन की सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, उससे पहले वॉवल की साउंड जो है वो अगर आई तो फिर हम उसमें हम एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एन ऑनर, एन आवर, एन एयर, एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे चूंकि मेरा नेटिव स्पीकर्स के साथ, जो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर हैं, उनके साथ हमारी बातचीत होती रहती है मुख्तलिफ हवालों से। हम उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, बिजनेस डिस्कशन करते हैं, ये पर्सनल प्राइवेट डिस्कशंस भी होती हैं। सब तरह के लोगों से मिलने जुलने का इत्तेफाक होता है। तो उसमें हमने देखा कि कुछ नेटिव स्पीकर्स क्या करते हैं, कुछ नेटिव स्पीकर, ज़्यादातर नहीं, ज़्यादातर मशहूर तो ये राइट पे जो आप एग्जांपल्स देख रहे हैं वो हैं, लेकिन कुछ नेटिव स्पीकर एन और टेल, एच को साइलेंट करके उससे पहले एन लगाते हैं। इसी तरह एन हिस्टोरिकल इवेंट, एन हिस्टोरिकल स्टोरी, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कि चलता है, ज़्यादातर लोग जो नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं इंग्लिश के, वो अ होटल, अ हिस्टोरिकल इवेंट बोलते हैं, राइट। तो इसी तरीके से हम आगे जब बात करते हैं कि डी के बारे में अब बात करनी है, आपको उम्मीद है कि आपने ए और एन का इस्तेमाल तो काफ़ी हद तक समझ लिया होगा। कुछ और एग्जांपल्स हैं
جو کہ تھوڑی سی مختلف ہیں، اور میں انشاءاللہ کسی مناسب وقت پہ آپ سے اس بارے میں ڈسکس کروں گا، لیکن فی الحال سر دست اے اور این کا استعمال اتنا ہی ہے۔ تو اس کے علاوہ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ دی کہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ دی اور دا کا فرق میں نے سمجھایا تھا، اور یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دی اور دا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، دی اور دا کے تلفظ میں کیا فرق ہوتا ہے، تو رائٹ پہ آپ جو اوپر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہمارا پچھلا لیسن جو دی اور دا کے استعمال کے تلفظ کے فرق کے بارے میں ڈسکشن کی گئی ہے، وہ آپ اس بارے میں ضرور دیکھیے، اس کو کلک کیجیے اور اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھیے تاکہ آپ کو دی اور دا کے استعمال کے فرق کی سمجھ آ جائے۔ تو اب ہم دی THE جو ورڈز ہیں آرٹیکل میں سے ایک آرٹیکل جو کہ ڈیفینٹ آرٹیکل کہلاتا ہے، ہم اس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن کے مطابق دی کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ کسی بھی سنگولر یا پلورل ناؤن سے پہلے جو کہ ہم گن سکتے ہوں، کاؤنٹیبل کی بات ہو رہی ہے، جو کہ ہم گن سکتے ہوں، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے دی وہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے جس کو ہم گن نہ سکتے ہوں، انکاؤنٹیبل ناؤنس۔ فرض کریں ا پین ہے، ا بوائے ہے، ا گرل ہے، ا مین ہے، ا سٹی ہے، ا کنٹری ہے، ہم ان کو گن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہوا ہے، ایئر، ہم اس کا کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پہلے بھی استعمال ہو سکتا ہے دی ایئر کوالٹی، اور اس وہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور جن کو ہم کاؤنٹ نہیں بھی کر سکتے، دونوں صورتوں میں دی کا استعمال ہو سکتا ہے۔ کیسے ہوگا؟ ہم بہت مختصر طریقے سے آج بات کریں گے، اور انشاءاللہ بقیہ حصہ جو ہے وہ کل اور آنے والے دنوں میں اس بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور آپ یقیناً وہ بھی آپ کو دیکھنے چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ دی کا استعمال صحیح استعمال ایک دفعہ سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ساری زندگی اس کے بارے میں مزید کسی جگہ پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، مزید کسی رول کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کسی کو ساتھ۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہ دی۔ دیکھیے، اگر ہم کسی سب سے سمپل اس کا استعمال ہے، سب سے آسان استعمال جو کہ میں نے، آپ نے اور ہم سب نے بچپن میں پڑھا، وہ یہ ہے دی کا استعمال کہ جب ہم کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم آلریڈی پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں یا پہلے سے ہمارے ذہنوں میں ہے، ہم اگر اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر وہاں پہ دی استعمال کریں گے۔ مثلاً I do not have the book you need. I do not have the book you need. آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوگا کہ I do not have a book you need کیوں نہیں آیا؟ یقیناً وہ جملہ بنیادی طور پہ غلط نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے I do not have the book you need کیوں بتایا ہے؟ کہ دیکھیں مثال ہے ایک، آپ آج کوئی کتاب تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک ہی کمرے میں ہیں اور آپ ایک کتاب تلاش کر رہے ہیں، تو کتاب آپ کو مل نہیں رہی، آپ بتا رہے ہیں، آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز کی کتاب مل نہیں رہی، یا انگلش کی کتاب نہیں مل رہی، یا فلاں جو ناول تھا وہ والی کتاب نہیں مل رہی مجھے، تو آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے، ڈو یو ہیو دا بک؟ میں کہوں گا آئی ڈو ناٹ ہیو دا بک یو نیڈ۔ دا کا مطلب ہے اسی کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں ہم یا تو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، یا ہم دونوں کو معلوم ہے کہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی اور کتاب کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ہم صرف ایک خاص کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وچ بک؟ یہاں پہ میں نے پوچھا دا بک، دا ون یو نیڈ، کون سی والی؟ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں، جو آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں پہ دی ہم نے تب لگایا جب ہمیں معلوم ہے کہ کس کتاب کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہم دونوں کو معلوم ہے، یا کسی بھی 2 شخصوں کو یا 10 شخصوں کو معلوم ہے کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کی ایک اور مثال لے سکتے ہیں آپ، کہ فرض کریں آپ اپنے دوست کے ساتھ اپنے پرائمری اسکول کے یا ہائی اسکول کے یا مڈل اسکول کے یا کالج کے، یونیورسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی کا نام پورا لیں یا کالج کا، اسکول کا نام لیں۔ آپ یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ the university was
an amazing time. We had a great time in the university. We had a wonderful amazing time in the school. हम कह सकते हैं स्कूल का नाम लेने की जरूरत नहीं है. क्यों? आप दोनों को मालूम है कि किस स्कूल की बात हो रही है. आप दोनों को मालूम है कि किस यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात हो रही है. और यहां पे भी क्या है? आई डू नॉट हैव द बुक यू नीड. उससे अगली बात यहां पे क्या है कि लेट्स गो टू द पार्क. अगर मैं आपसे कहूं लेट्स गो टू द पार्क, तो इसका मतलब क्या है कि आपके शहर में बेशुमार बीसियों पार्क होंगे, बीसियों बागात होंगे, छोटे या बड़े, लेकिन हम किसी खास पार्क की बात कर रहे हैं जो कि हम दोनों के जहन में मौजूद है ये बात कि लेट्स गो टू द पार्क. इसीलिए यहाँ पे क्या है? लेट्स गो टू द पार्क लिखा है. अगर फर्ज करें आप मुझसे बात करते हैं या मैं आपसे बात करता हूँ, तो फिर उस वक्त हमें मालूम नहीं कि कौन से पार्क में जाना है, तो फिर हम ये कहेंगे लेट्स गो टू द जिना गार्डन, लेट्स गो टू द शालीमार गार्डन. ठीक है, फिर हम खास उस प्रॉपर नाउन की बात करेंगे जो कि हम फिर बताएंगे क्लियरली कि उस पार्क के बारे में बात करनी है. उस हम रेस कोर्स ग्राउंड की बात नहीं कर रहे, हम किसी और मॉल्टन पार्क की बात नहीं कर रहे या गुलशन इकबाल पार्क की बात नहीं कर रहे, हम शालीमार पार्क की बात कर रहे हैं. राइट. इसी तरीके से द बॉय क्राइड, ये आखिरी एग्जाम्पल है इस पेज पे. द बॉय क्राइड, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से बॉय की बात हो रही है? नॉट जस्ट एनी बॉय, किसी आम बॉय या किसी भी लड़के के मुतालिक बात नहीं हो रही, बल्कि किसी मखसूस लड़के के मुतालिक बात हो रही है. राइट. अब आप ये देखिए, ये आज के लेसन का, फिलहाल चूंकि लेसन काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को मज़ीद मैं इस बारे में इंतज़ार करवाऊँ, तो सिर्फ एक रूल बता के आज आपसे इजाज़त चाहूँगा. वो रूल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा. लेकिन आने वाले रूल और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. आने वाले रूल्स जो हैं वो आपको यकीनन ये हेल्प करेंगे आपको समझने में कि दी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होना चाहिए और कहाँ कहाँ पे नहीं होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे हमने ये अपना ए एन और दी का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं करना. ये सारी चीज़ें हम यकीनन डिस्कस करेंगे इस बारे में. ठीक है जी, इंशाल्लाह. तो आज का आखिरी रूल ये है कि देखिए, हमने काऊ है, कोई भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई चीज़ है या कोई जानवर है या कोई शख्स है. शख्स की बात तो नहीं कर रहा, फिलहाल चीज़ की बात कर रहा हूँ कि एक नाउन है, ऐसा नाउन है जो कि ऐसा नाउन है, सिंगुलर नाउन हो, जो कि है तो सिंगुलर नाउन लेकिन पूरे अपने ग्रुप को शो करता है, पूरे अपने ग्रुप की नुमाइंदगी करता है. क्या मतलब? ये देखिए आप कि द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, मैंने ये लफ्ज़ लिखा. तो बात यह है कि हम किसी खास काउ की इधर बात नहीं कर रहे, किसी खास गाय की बात नहीं कर रहे. ये सिंगुलर नाउन है, यहाँ तक तो बात क्लियर. और सिंगुलर नाउन होने के साथ साथ इस जुमले में उसने जनरल बात की है, जुमला बोलने वाले ने, कि काऊ जो एक गाय है वो एक मुफीद जानवर है. हम किसी खास गाय के बारे में बात नहीं कर रहे लेकिन एक जनरल बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक सिंगुलर नाउन शो करता है अपनी क्लास या अपने ग्रुप को, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो तब भी हम दी का इस्तेमाल करेंगे. द काउ इज अ यूजफुल एनिमल. अगला क्या सेंटेंस है? द कैट loves comfort. The rose is the sweetest of all flowers. The cat loves comfort. सारी की सारी कैट्स जो है वो उनको आराम पसंद होता है, इसमें कोई शक नहीं है. तो हम वैसे तो सिंगुलर नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हम सारी की सारी कैट्स यहाँ पे मुराद ले रहे हैं. इसी तरीके से हमने कहा द रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स. यहाँ पे क्या है कि रोज़, हम एक रोज़ के सिंगुलर नाउन है यहाँ पे, उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम बुनियादी तौर पे जितने सारे के सारे रोजेस हैं, गुलाब के फूल हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब है ये कि सिंगुलर नाउन अपनी पूरी क्लास, अपनी पूरे ग्रुप को शो कर रहा है. इसी तरीके से आखिरी मिसाल है यहाँ पे, द हॉर्स इज़ ए नोबल एनिमल. घोड़ा एक शरीफ जानवर है. राइट. यहाँ पे भी वही रूल है
کہ بنیادی طور پہ ہم نے سنگولر ناؤن استعمال کیا، لیکن یہ اپنے پورے گروپ کو کہ all horses are noble animals. تو all horses are noble animals کہنے کی بجائے ہم نے کہہ دیا the horse is a noble animal. یہاں پہ آپ ذہن میں رہے کہ ہم کسی خاص ہارس کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ایک جنرل بات کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے ہارس جو ہے وہ ہارسز کی نسل جو ہے وہ ایک شریف جانور ہوتی ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو پلیز آپ بتائیے نیچے کامنٹس میں، اور متعلقہ جو بھی لیسنس جن کے بارے میں نے بات کی ہے آپ پلیز اس بارے میں ضرور ذہن میں رکھیے ان کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی اگلے لیسن میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم۔